ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। अब मैं आपको दिखाता हूं राम मंदिर के जिस चढ़ावा चोरी विवाद में लगातार डेवलपमेंट आ रहे हैं, वहां से आज की बड़ी खबर क्या है। खबर यह कि रामलला के दरबार के चढ़ावे पर सेंध लगाने वालों पर हर दिन एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसी बात सामने आई जिसके बाद इसे चोरी नहीं, डाका कहना ज्यादा सही होगा। दरअसल SIT की जांच पड़ताल में नगदी से लेकर सोने चांदी के आभूषणों तक पर खेल का खुलासा हुआ। सबसे पहले आपको वो 6 बड़े खुलासे बताता हूं। रोजाना 6 से 8 लाख की चोरी होती थी। आभूषण गला करके बिस्किट बनवाते थे। रोजाना 6 से 8 लाख की चोरी होती थी। 2 बार CCTV फुटेज को डिलीट किया गया। खुलासा नंबर 4, टिन्नू यादव चोरी के पूरे खेल पर मॉनिटरिंग करता था, निगरानी करता था। खुलासा नंबर 5, चोरी की रकम सभी आरोपियों में बराबर बढ़ती थी, यानी वहां ईमानदारी थी, यहां भले ही बेईमानी। और खुलासा नंबर 6, चोरी के पैसों से अविनाश शुक्ला ने कार तक खरीदी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जवाबदेही का है। जब राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी पर थी, तो आखिर इतनी बड़ी सेंध कैसे लगती रही। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जुड़ रही है कड़ी से कड़ी। रामद्रोहियों के पाप की गठरी एक एक कर खुल रही। SIT की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर में घोटाले की परतें खुलती जा रही। SIT की जांच में अब सिर्फ कैश की हेराफेरी नहीं, बल्कि सोने चांदी के आभूषणों से जुड़े बड़े खेल का भी भंडाफोड़ हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि मंदिर से चोरी किए गए सोने के आभूषणों को गलाकर सोने के बिस्किट बनाए जाते थे। यही वजह है कि लगातार छापेमारी के बावजूद अब तक चढ़ाए गए आभूषण बरामद नहीं हो सके हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि ट्रस्ट की बैठक में नकदी की बात तो होती थी, लेकिन सोने चांदी की चर्चा बैठक के एजेंडे के हिस्से में नहीं थी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब SIT आभूषणों के बारे में जांच करना शुरू कर चुकी है। SIT इस बारे में पता लगा रही है कि आरोपियों ने आभूषण चोरी करने के बाद क्या उन्हें गलाकर सोने की ईंट तो नहीं बनवा ली थी। ऐसे में तमाम जानकारियां आभूषण गलाने को लेकर SIT पता लगाने में जुट गई है। लेकिन रामद्रोहियों ने राम भक्तों का सोना ही नहीं लूटा, बल्कि नकदी में भी सेंधमारी करते रहे। चोरी का मामला सामने आने से पहले ट्रस्ट के SBI और PNB खातों में रोजाना 16 से 18 लाख रुपए जमा हो रहे थे, लेकिन खुलासे के बाद यही रकम बढ़कर 24 से 26 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए की चोरी की आशंका जताई जा रही है। SIT ने SBI के बैंक मैनेजर समेत 10 कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरे लेन देन का हिसाब कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। खुलासा तो ये भी हुआ है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के लिए पूरा सिंडिकेट बना था और चोरी का माल सभी लोगों में बराबर में बंटता था। इसके लिए टिन्नू यादव के हॉस्टल को अड्डा बनाया गया था, जिसके पहले फ्लोर पर राम मंदिर से चोरी किए गए पैसे और आभूषण को छिपाया जाता था। इस फ्लोर पर किसी के भी जाने की मनाही थी। हम इस वक्त टिन्नू यादव के हॉस्टल में मौजूद हैं और यहीं पर ही सबसे पहले जो फर्स्ट फ्लोर पर लॉकर हैं उनमें पैसा छुपाया गया था। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि टिन्नू यादव का ये हॉस्टल है और नीचे की तरफ 9 कमरे हैं। ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ऊपर भी कई कमरे जो हैं बनाए गए हैं और ऊपर ही लॉकर है। लेकिन सवाल है कि जब राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी को लेकर पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, तो इसकी भनक ट्रस्ट को क्यों नहीं लगी। सवाल तो यह भी है कि ट्रस्ट के वित्तीय देखभाल का जिम्मा तो गोविंद गिरी पर था, तो करोड़ों की लूट कैसे होती रही। आखिर कोषाध्यक्ष को गड़बड़ी की भनक क्यों नहीं लगी। चढ़ावा चोरी पर गोविंद देव ने ध्यान क्यों नहीं दिया। गोविंद देव कैमरे के सामने आने से क्यों कतरा रहे। दान में मिले आभूषणों का पारदर्शी ऑडिट क्यों नहीं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से SIT ने पूछताछ क्यों नहीं की। क्योंकि सबसे पहली जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है, मानगिरी की, क्योंकि उनके पास ही इस सारे खजाने की चाबी कह सकते हैं कि उन्हीं के पास था। सारा लेखा जोखा उनके पास आता था। सारी संपत्ति जो है, जो चढ़ावा चढ़ता था, जो जेवर हो, डॉलर हो, ज्वेलरी हो, पैसा हो, नकदी हो, वो सभी चीजें उनके पास आती थी, उनकी देखरेख में होती थी। गोविंद देव गिरी महाराज पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गोविंद देव गिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। उन पर दान प्रबंधन और वित्तीय निगरानी का पूरा जिम्मा है।
मगर उन्होंने चढ़ावा चोरी की जवाबदेही पर चुप्पी साध रखी है। जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया। गोविंद नारायण गिरी, इनका अभी जब ये ट्रस्ट में नहीं थे तब की माली हालत और अब की माली हालत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 37 तो इनके पास वेद विद्यालय हैं, बहुत तेजी से इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। पैसे का लेन देन का ही तो मामला है और कोष ही प्रमुख है और उसका प्रमुख भी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष है और कोषाध्यक्ष जी को सबसे पहले आकर प्रेस करना चाहिए था, उसकी विधि व्यवस्था को सामने लानी चाहिए थी। क्यों नहीं आ रहे आप? आपको सबसे पहले आनी चाहिए थी। सवाल यह है कि राम मंदिर से इतनी बड़ी चोरी हो गई, अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर अब तक जांच की आंच क्यों नहीं आई? जबकि सबसे पहले पूछताछ तो कोषाध्यक्ष गोविंद देव से ही होनी चाहिए थी। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अयोध्या जी में रामद्रोहियों के इस डाके पर विरोधी लगातार सवाल कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा कि अगर इस चोरी में कोई मुस्लिम शामिल होता तो उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो चुका होता। मगर असदुद्दीन ओवैसी को पता होना चाहिए कि योगी राज में हिंदू मुस्लिम देखकर बुलडोजर एक्शन नहीं चलता, क्योंकि अब चढ़ावा चोरी में शामिल लवकुश मिश्रा के घर पर भी 3 दिन बाद बुलडोजर चलने वाला है। अवैध कमाई पर अब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। योगी राज में अवैध इमारतों का एक ही अंजाम होता है, चाहे कोई अपराधी हो या कब्जा माफिया, बुलडोजर ने किसी को भी नहीं माफ किया। फिर भला भगवान राम के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले इस बुलडोजर से कैसे बच सकते थे? खासकर तब जबकि विरोधी इसी बात को लेकर सीएम योगी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। मगर योगी ने भी साफ कह दिया था कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, समय की सुइयां आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के बुरे दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही साथ शुरू हो गया है बुलडोजर वाला काउंटडाउन। योगी ने कहा था कि राम द्रोहियों को नहीं छोड़ेंगे, इसी ऐलान का असर है अब चढ़ावा चोरों पर बुलडोजर एक्शन दूर नहीं है, क्योंकि चंदा चोरों पर बुलडोजर एक्शन की डेट आ चुकी है। तारीख आ गई है जब राम मंदिर के चढ़ावे को चुराकर बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन होगा। चंदा चोरों का हिसाब भी बुलडोजर करेगा। ये एक्शन होगा चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के घर पर, जो कि निर्माणाधीन है। ये वो घर है जो कि 17,000 की नौकरी वाले लवकुश ने पहले 8 लाख में जमीन खरीदा, अब 25 लाख लगाकर निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन अब इस मकान को नोटिस दिया जा चुका है और जिस दिन बुलडोजर एक्शन हो सकता है वो है 7 जुलाई, यानी अब से 3 दिन बाद। अयोध्या में चंदा चोरी मामले में जेल गए लवकुश के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई 7 जुलाई को तय मानी जा रही है। ये लवकुश का वो निर्माणाधीन घर है जिसको लेकर एडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि 7 तारीख को इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस मकान को लेकर नोटिस जारी किया था। नोटिस में भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज और नक्शे की जानकारी मांगी गई थी। 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया था। रिकॉर्ड के मुताबिक ये संपत्ति लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज है, जिसका निर्माण इस साल की फरवरी से चल रहा था, यानी 4 महीने पहले से चढ़ावा चोरी के पैसों से इस आलीशान मकान की ईंटें जोड़ी जा रही थी। मगर अब इसकी ईंट से ईंट बजाने का टाइम आ गया है। अयोध्या से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावा चोर नहीं, उत्तर प्रदेश में लुटेरे, हत्यारे और गैंगस्टर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के निशाने पर है।
अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ग्राउंड पर दिख रही है। गोंडा से हाथरस, समरूहा, कासगंज और फिरोजाबाद तक पुलिस ने अलग अलग ऑपरेशन में हत्या, लूट और गैंगवॉर जैसे मामलों के आरोपियों को बुलेट ट्रीटमेंट के बाद गिरफ्तार किया। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अपराध और अपराधियों के प्रति हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। लुटेरे, हत्यारे, गैंगस्टर, योगी फोर्स का हंटर। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। अपराधी कोई भी योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति, योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन और बुलेट ट्रीटमेंट, तीनों का सीधा मैसेज है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी ने बार बार समझाया है कि अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। और उसी की बानगी है ये तस्वीरें जो यूपी के अलग अलग इलाकों से आई हैं। अमरोहा, गोंडा, कासगंज, फिरोजाबाद, हाथरस, सभी जगह योगी फोर्स की बुलेट सीधे अपराधियों के पैरों में जा लगी और बदमाश ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हो गए। सबसे पहले देखिए गोंडा की तस्वीरें। जो अपराधी पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है उसका नाम संजय गौतम है। इस दरिंदे पर आरोप है कि उसने छेड़छाड़ का विरोध करने पर नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी, लेकिन योगी फोर्स ने 36 घंटे के अंदर इस हैवान का हिसाब कर दिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस को एक अवैध तमंचा और बिना नंबर प्लेट की बाइक मिली है। हाथरस में भी 25,000 के इनामी बदमाश मोना ठाकुर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गैंगवार और हत्या की कोशिश के मामले में वांटेड मोना ठाकुर फरार होने की फिराक में था। हाथरस जंक्शन के पास पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मोना ठाकुर के दोनों पैरों में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद की है। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उसमें अभियुक्त के दोनों पैर में उसमें गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु सीएचसी बागला रेफर कर दिया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 5 खोखा, 3 खोखे बरामद हुए हैं। वहीं अमरोहा में वांटेड अपराधी शान को योगी फोर्स बुलेट ट्रीटमेंट के बाद घुटनों पर ले आए। जब शान की घेराबंदी हुई तो पुलिस को देखकर बाइक से भागने लगा और बाइक फिसलने के बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, मगर जवाबी कार्रवाई में लंगड़ा बन गया। कासगंज में योगी फोर्स ने लूट के दौरान ही अपराधियों को धर दबोचा। दरअसल यहां दिन दहाड़े लूट की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की घेराबंदी में तीनों बदमाश फंस गए। असलाहा लेकर घुसे बदमाशों ने मकान मालिक पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद परिवार ने बाहर निकलकर मकान लॉक कर दिया और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद कई घंटे चले ऑपरेशन के दौरान बदमाशों ने छत से पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मौका वारदात से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। योगी फोर्स का एक्शन फिरोजाबाद में भी देखने को मिला। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान टप्पेबाजी गैंग के 4 शातिर बदमाशों को धर दबोचा। खुद को घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जग्गू उर्फ जगदीश और सुभाष का पुलिस ने बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया। वहीं 2 और बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन तस्वीरों से साफ है कि शहर भले ही बदल गया, अपराध भले ही अलग था, मगर योगी फोर्स की गोली से कोई भी बच नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी से मिशन मोड में है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले यूपी संगठन में बदलाव किया गया, अब नितिन नवीन का लखनऊ में मंथन से बीजेपी ने चुनावी मूड को ऑन कर दिया है। यूपी में 2027 की लड़ाई, बीजेपी मिशन मोड में आई। लखनऊ में 36 घंटे मंथन, यूपी विजय का नवीन प्लान, पुष्प वर्षा और ग्रैंड वेलकम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यूपी का पहला औपचारिक दौरा है, लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भी खास अंदाज में किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक करीब 18 किलोमीटर लंबा रोड शो, कार्यकर्ताओं की भीड़, फूलों की बारिश, नारे, बैंड बाजे और जगह जगह स्वागत मंच।
बीजेपी ने इस रोड शो के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि संगठन अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। रोड शो में अलग अलग समाज के लोगों की मौजूदगी ने भी बीजेपी के सामाजिक विस्तार की रणनीति को सामने रखा। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मंत्री और वरिष्ठ नेता सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। नितिन नवीन ने सबसे पहले यूपी की धरती को नमन किया, भगवान राम, काशी विश्वनाथ और मथुरा का स्मरण किया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि लखनऊ की जनता के स्नेह को अपना प्रेरणा बताया। उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, कृष्ण भगवान की नगरी, उस नगरी को नमन करता हूँ। नितिन नवीन का यह दौरा सिर्फ रोड शो तक सीमित नहीं है। करीब 36 घंटे के लखनऊ प्रवास में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें तय हैं। एनडीए की बैठक, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से संवाद, शक्ति केंद्र सम्मेलन और बूथ अध्यक्षों के साथ समीक्षा, यानी संगठन की सबसे छोटी इकाई तक सीधा संवाद। दूसरे दिन रविवार को सुबह 9:30 बजे नितिन नवीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बातचीत करेंगे। दोपहर 2:45 बजे प्रेरणा स्थल पहुंचकर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर बूथों की समीक्षा करेंगे। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर शाम को माननीय विधायकों के, सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक को करेंगे। फिर अगले दिन अलग अलग स्वरूपों में पार्टी ने उनके 2 दिन के प्रवास के जो संगठनात्मक प्रवास है उसके कार्यक्रम तय किए हैं और वो सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी नेतृत्व जानता है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा, इसीलिए बूथ मैनेजमेंट, सामाजिक समीकरण, संगठन की मजबूती और सरकार संगठन के बेहतर तालमेल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की नई जिम्मेदारियां और नया लक्ष्य दिया जाएगा। साफ है कि बीजेपी ने 2027 की चुनावी जंग का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना होगा कि यूपी विजय का नवीन प्लान विपक्ष की रणनीति पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में बीजेपी 2027 की चुनावी तैयारियों को दार दे रही है, तो बंगाल में विधानसभा में मिली हार के बाद ममता की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में सीट और सत्ता दोनों गंवा चुकी ममता बनर्जी को उनकी पार्टी के लोग छोड़ चुके हैं और अब हालात ये कि टीएमसी के बागी नेता ममता की पार्टी और पार्टी निशान के साथ ऑफिस पर भी दावा ठोक रहे हैं और बंगाल में टीएमसी बनाम टीएमसी की जंग बढ़ चुकी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामपंथ का सफाया करके लगातार 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी के अच्छे दिनों पर 4 मई से 7.5 का ऐसा दौर शुरू हुआ जो उन्हें रह रहकर परेशान कर रहा है। पहले चुनाव में हार मिली, फिर सत्ता हाथ से गई, अपने ही बागी हो गए, पार्टी दो फाड़ हो गई, पार्टी में पहचान की लड़ाई छिड़ी हुई है और अब टीएमसी मुख्यालय को लेकर महाभारत शुरू हो चुकी है। यह है कोलकाता मेट्रोपॉलिटन ईएम बाईपास पर बना तृणमूल पार्टी का ऑफिस और अब ये इमारत तृणमूल की आपसी लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी घमासान के बीच कोलकाता में शुक्रवार को ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले खेमे ने टीएमसी के दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया। बिल्डिंग के बाहर ताला लगा है और ऑफिस के बाहर टीएमसी के दोनों धड़ों ने अपने अपने बैनर टांग दिए हैं और दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं का जमावड़ा जुटा हुआ था। कोलकाता में टीएमसी बनाम टीएमसी की लड़ाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी का गुट बागियों को बीजेपी की बी टीम बता रही है तो ममता का साथ छोड़ने वाले बंगाल में पार्टी की बर्बादी के लिए ममता को जिम्मेदार बताकर खुद के असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं।
जो लोग तृणमूल भवन में घुसकर ताला मार दिया है उसके खिलाफ हम लोग पुलिस में पार्टी इंस्ट्रक्शन वाइज लीगल स्टेप हम लोग कंप्लेन दर्ज किया है। जो एक्सप्लेन मेंबर है वो लोग आके तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी ऑफिस है उस जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH